एनसीईटी नेशनल कॉमन एंट्रेंस टेस्ट एक ऐसा एग्जामिनेशन जिसके थ्रू आप आईआईटीज, एनआईटीज, आरआईज या फिर किसी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी से आपको आईटीईपी, बीए बीएड, बीएससी बीएड, बीकॉम बीएड करने का मौका मिलता है। प्यारे बच्चों, इस सेशन का 2027 का ऐसा पहला वीडियो यूट्यूब पर आपको देखने को मिलेंगे जहां पे आपको ए टू जेड इंफॉर्मेशन देने वाले हैं। एक सिंगल वीडियो जहां पे आपका एनसीईटी से रिलेटेड हर डाउट यहां पे आपको क्लियर होने वाले हैं। चाहे सिलेबस की बात करें, चाहे पैटर्न की बात करें, चाहे बात करें एलिजिबिलिटी की बात करें, या फिर कट ऑफ की बात करें, या फिर यहां पे एडमिशन प्रोसेस की बात करें, तो आप वीडियो को बिल्कुल भी मिस नहीं करिएगा। आप एंड तक वीडियो को जरूर देखिएगा। तो चलिए प्यारे बच्चों, यहां पे जो भी आपके चीजें हैं, जैसे आप बहुत सारे बच्चों को नहीं पता होता है क्या होता है एनसीईटी और साथ ही साथ क्या होता है आईटीईपी, एडमिशन फॉर्म कब आती है, उसका डेट क्या होता है, फीस कितनी लगती है, साथ ही साथ एग्जाम कब होगा, आपका एग्जाम का पैटर्न क्या होता है, सिलेबस क्या होता है, स्टेज क्या होता है, आपको पता होना चाहिए। आईटीईपी में 4 स्टेज है, वो क्या होता है वो भी आपको बताने वाले हैं। साथ ही साथ एडमिशन का प्रोसेस क्या है, क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, आपका ड्रॉप ईयर का क्या समस्या है भाई, आपकी एज लिमिट कितनी होनी चाहिए, हाउ टू प्रिपेयर या स्टडी के बारे में बात करेंगे। साथ ही साथ यहाँ पे डोमेन एंड लैंग्वेज सिलेक्शन का भी सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है। उसके बाद बात करें कट ऑफ के ऊपर, टोटल कितने यहाँ पे यूनिवर्सिटी शामिल है, बायोलॉजी वाले स्टूडेंट कहाँ पे एलिजिबल है, साथ ही साथ बीए बीएड, बीएससी बीएड, बीकॉम बीएड वाले जितने भी स्टूडेंट हैं, अगर आपका सपना बीए बीएड करने का है तो कौन कौन स्टूडेंट हमें बीए बीएड कर सकते हैं, ऐसे कितने स्टूडेंट हैं जो यहाँ पे बीएससी बीएड कर सकते हैं, ऐसे कौन कौन से स्टूडेंट हैं जो बीकॉम बीएड कर सकते हैं, इन सभी के बारे में आपको डिटेल में जानने वाले हैं। आप वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। अगर आप इस एग्जाम का तैयारी करना चाहते होंगे तो आप सभी को पता होगा कि एनसीटी कॉन्सेप्ट एनसीईटी की फील्ड में आने वाला सबसे पहला प्लेटफॉर्म है। 2023 से आपको एनसीईटी की तैयारी करा रहा है, सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है, जहां पर आप सभी को पता होगा कि पहला जो बैच होता है वो श्योर सिलेक्शन बैच होता है, लेकिन इस बार जो है आप सभी के लिए श्योर सिलेक्शन प्लस बैच लाया गया है। इसका क्या मतलब है कि आने वाले जितने भी बैचेज होंगे, चाहे मॉक टेस्ट हो, चाहे पीडीएफ हो, चाहे आपका क्रैश कोर्स हो, चाहे टारगेट बैच हो, हर चीज आपको बिल्कुल फ्री मिलने वाली है। तो आप सभी के लिए बीए बीएड हो, चाहे बीएससी बीएड हो, बीकॉम बीएड हो, यहाँ पे हर स्ट्रीम वाले बच्चों के लिए जो बैचेज आ चुकी है और क्लासेज जो है आपको 1 जुलाई से आपको क्लासेज यहाँ पे देखने को मिलेंगी। और अभी जो यहाँ पे 500 का आपको डिस्काउंट देखने को मिल रहा है, और ये जो डिस्काउंट है ये 13 जून तक आपको यहाँ पे डिस्काउंट होने वाले हैं। ठीक है, तो अभी आप मात्र 2999 पर आप इस कोर्स में इनरोल हो सकते हैं। तो इसके लिए आपको सिंपली क्या करना है, आपको जाना है प्ले स्टोर पर और प्ले स्टोर से डाउनलोड करना हमारे एप्लीकेशन को। एप्लीकेशन का नाम है सीयूटी कॉन्सेप्ट, जहां से इस कोर्स को आप एक्सेस कर सकते हैं। अगर आपको किसी भी प्रकार का प्रॉब्लम होगा तो आप यहां पे इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। आपके सामने 2 ऑफिस के नंबर दिए गए हैं, आप इस पे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए प्यारे बच्चों, स्टार्ट करते हैं सेशन को और आप सभी को ए टू जेड इंफॉर्मेशन देने वाले हैं। सबसे पहली क्वेश्चन आपके मन में आती है कि व्हाट इज एनसीईटी आईटीईपी। तो एनसीईटी का फुल फॉर्म होता है नेशनल कॉमन एंट्रेंस टेस्ट। नेशनल कॉमन एंट्रेंस टेस्ट ये नेशनल लेवल एग्जामिनेशन जो आपका एनटीए कंडक्ट कराती है। उसके बाद इसको जो अप्रूवल दिया हुआ है एनसीटीए ने अप्रूवल दिया हुआ है, जिसके थ्रू आप आईटीईपी कोर्स करते हो, और यह 4 ईयर का इंटीग्रेटेड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम है। यानी आपको 4 साल बाद आपको ड्यूअल डिग्री मिलती है। एक आपको डिग्री मिलती है यूजी यानी ग्रेजुएशन का, और एक आपको डिग्री मिलती है आपका प्रोफेशनल कोर्स आपका बीएड का यानी बैचलर ऑफ एजुकेशन का। यानी 2 डिग्री आपको 4 सालों में मिलती है, और यह डिग्री आप आईआईटी हो गया, एनआईटीज, आरआईज या फिर किसी भी गवर्नमेंट कॉलेज, सेंट्रल यूनिवर्सिटी आपको मिलता है। तो प्यारे बच्चों, आगे बात करेंगे। अगला जो आपके मन में डाउट्स होते हैं वो होता है इसका क्या अप्रोच है, आईटीपी क्या है भाई। देखो, आप सभी को पता होगा कि जो हमारा एनईपी 2020 आया है, इसका मानना है कि 2030 के बाद जितने भी बीएड वगैरह होते हैं वो सभी एंड होंगे, और यहाँ पे आईटीपी कोर्स हर बच्चे को करना होगा, तभी आप यहाँ पे टीचर बन सकते हैं। यानी टीचर बनने का जो मिनिमम आपका एलिजिबिलिटी होगा, आपका आईटीपी होने वाला है, इंटीग्रेटेड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम, जहां पे आपका 4 स्टेज का आप टीचर बनने वाले हो। ये आपके स्टेजेस हैं। पहला जो आपका स्टेज होता है फाउंडेशनल स्टेज होता है, जहां पे आप प्री स्कूल से लेकर ग्रेड 2 का टीचर बनते हो। अगला जो स्टेज आपका होता है प्रिपरेटरी स्टेज, यहां पे आप क्लास 3 से लेकर 5 का टीचर बनते हो। मिडिल स्टेज में आप यहां पे 6 to 8 का टीचर बनते हो, और सेकेंडरी स्टेज में आप यहां पे 9 to 12 का टीचर बनते हो। और मैक्सिमम जो हमारे यूनिवर्सिटीज हैं, लाइक आपका आईआईटीज भी हो गया, एनआईटीज हो गए, आरआईज हो गए, वह यहां पे सेकेंडरी स्टेज का कोर्स आपको प्रोवाइड करते हैं। जो बच्चा यहां पे सेकेंडरी स्टेज का कोर्स करता है अपने इंस्टीट्यूट से, तो भाई आप मानकर चलो कि आप यहां पे 0 से लेकर प्री स्कूल से लेकर आप क्लास 12 तक का टीचर बन सकते हो। आपको ब्रिज कोर्स करना होता है तो आपको एग्जाम के बाद बता देंगे आपको, ठीक है। लेकिन अगर जो बच्चा मिडिल स्टेज का कोर्स करता है वो यहाँ पे 6 to 8 का टीचर बनेगा, और कभी भी 9 to 12 का टीचर नहीं बन पाएगा। इस बात का ध्यान रखिएगा।
प्रिपरेटरी स्टेज वाला बच्चे यहाँ पे 3 to 5 का टीचर बनेगा, वो कभी भी 6 to 8 का टीचर नहीं बन पाएगा, है ना। तो आप देखो, अगर आप इस कोर्स को किए हो सेकेंडरी स्टेज को, तो आप इसका भी टीचर बन जाओगे, इसका भी बन जाओगे, इसका भी बन जाओगे, ठीक है। अगर आप मिडिल का किए हो तो आप इसका बन जाओगे, इसका बन जाओगे, इसका बन जाओगे, इसका नहीं बन पाओगे आप। अगर आप फाउंडेशनल स्टेज का कोर्स किए हो तो सिर्फ और सिर्फ आप प्री स्कूल से लेकर क्लास सेकेंड वाले बच्चों को पढ़ा पाओगे। तो यह होता है आपका आईटीईपी में स्टेज, तो इसको आप ध्यान रखिएगा। और आप सभी को पता होगा कि यहाँ पे 5+3+3 जो स्कूली एजुकेशन को डिजाइन करा गया है, तो इसको आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है। इसके बारे में डिटेल में आपको आगे पता चल जाएंगे। आगे बात करेंगे यहाँ पे, अगर बात करते हैं आपका एप्लीकेशन फॉर्म कब आती है, तो यह जो डाटा आपको दिख रहा होगा 2026 का है, जो लास्ट ईयर जो आपका एप्लीकेशन फॉर्म आपको देखने को मिले होंगे। 12 फरवरी को आपका एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट होती है, 10 मार्च जो है लास्ट डेट होता है, 11 मार्च को आपका पेमेंट का लास्ट डेट होता है। और यहाँ पे आप करेक्शन विंडो देख सकते हो। और एग्जाम की बात करें तो 17 अप्रैल को एग्जाम आपका होता है। लगभग आप मान के आपके चलिएगा कि मार्च के आसपास आपके यहाँ पे एग्जामिनेशन फॉर्म आते हैं, एप्लीकेशन फॉर्म आते हैं, और अप्रैल में आपके एग्जामिनेशन हो रहे होते हैं। हो सकता है कि फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल में आपका एग्जाम हो जाए, हो सकता है कि लास्ट वीक ऑफ अप्रैल में आपका एग्जाम हो जाए। तो आप मानकर चलो कि अप्रैल में आपका एग्जाम होने वाले हैं। उसके बाद अगर बात करते हैं यहाँ पे नेक्स्ट हमारा जो रहने वाला एप्लीकेशन फीस कितनी लगती है, तो जनरल कैटेगरी वाले बच्चों के लिए 1200 रुपए, ओबीसी एनसीएल और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी वाले बच्चों के लिए 1000 रुपए। उसके बाद एससी एसटी पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट के लिए यहाँ पे 650 रुपए लगते हैं। ये आपका एप्लीकेशन का फीस हो गया। उसके बाद कितने सब्जेक्ट यहाँ पे होते हैं, कितने सब्जेक्ट का आपको एग्जाम देना होता है, तो यहाँ पे 7 सब्जेक्ट टोटल आपके होते हैं। उसका वेटेज क्या होता है, कितने सब्जेक्ट से कौन से सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन आते हैं, उसके बारे में बात कर रहे हैं। यहाँ पे आपको 2 लैंग्वेज का एग्जाम देना होता है। एक आपका लैंग्वेज होता है, आप कोई भी लैंग्वेज ले सकते हो। सेकेंड, जैसे आप देखो भाई, आपको लैंग्वेज आगे दिखाएंगे, ठीक है, कौन कौन सा आप लैंग्वेज ले सकते हो। तो 2 आपको लैंग्वेज लेना होता है। उसके बाद 2 आपका कंपल्सरी सब्जेक्ट होता है, मैंडेटरी होता है आपके लिए टीचिंग एप्टीट्यूड और जीटी यानी जनरल टेस्ट, जहां पे रीजनिंग हो गया, जनरल मैथ हो गया, जीके जीएस हो गया, करंट अफेयर हो गया, वहां से क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं आपके। उसके बाद 3 आपके डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट होते हैं। अगर आप बीएससी बीएड वाले हो तो आपका पीसीएम भी होगा। अगर आप यहाँ पे ह्यूमैनिटीज बैकग्राउंड वाले हैं तो आपका हिस्ट्री होगा, ज्योग्राफी होगा, पॉलिटी होगा, इकोनॉमिक्स होगा। और अगर आप कॉमर्स वाले हैं तो आपका कॉमर्स का सब्जेक्ट होगा, ठीक है। तब जाकर आप बीकॉम बीएड कर सकते हैं। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन की बात करें, आपके एग्जाम में 181 क्वेश्चन आते हैं और 160 का आपको आंसर करने होते हैं। टाइम की बात करते हैं तो आपके पास 3 आवर का टाइम होता है और 3 घंटे में आपको पूरा कंप्लीट आपको 7 सब्जेक्ट अटेम्प्ट करने होते हैं, ठीक है। पहला आपका लैंग्वेज की बात करें, 23 क्वेश्चन पूछते हैं आपसे, 20 का आंसर करना होता है। लैंग्वेज 2 भी आपका 23 होता है, 20 का आंसर करना होता है। उसके बाद टीचिंग एप्टीट्यूड में आपका 23 क्वेश्चन पूछते हैं, 20 का आंसर करना होता है। उसके बाद जीटी, डोमेन 1, डोमेन 2, डोमेन 3, तीनों से आपको, चारों से आपको 28 क्वेश्चन पूछेंगे और 25 का यहाँ पे आपको आंसर करने होते हैं। तो यह आपका हो जाएगा पैटर्न। आप देख सकते हो किस तरह से आपको पेपर आते हैं, है ना। टोटल आप देखोगे 160 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने होते हैं। 1 क्वेश्चन आपके 4 मार्क्स के होते हैं। टोटल अगर स्कोर की बात करते हैं तो 640 का आपका एग्जामिनेशन होता है, यानी 640 का आपका एग्जाम होता है। लगभग अगर आप यहाँ पे 400 के आसपास लाते हो तो आप जहां चाहोगे वहां आपके एडमिशन हो जाते हैं। लाइक आईआईटीज हो गए, एनआईटीज हो गए। और आप जानिए कि आईआईटीज और एनआईटी से सिवा से बीएससी बीएड कर सकते हैं, आप बीकॉम बीएड नहीं कर सकते, आप यहाँ पे बीए बीएड नहीं कर सकते हैं, ठीक है। आरआई से जो आपका रीजनल इंस्टीट्यूट है वहां से आप बीए बीएड, बीएससी बीएड कर सकते हैं। उसके बाद बीकॉम बीएड के लिए आपका सेंट्रल यूनिवर्सिटी या फिर आपके स्टेट यूनिवर्सिटी आपको मौका देती है, तो ये आप जान लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद अगर बात करते हैं, अगला जो हमारी स्टेप रहने वाली है वह है मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन। अब देखिए यहाँ पे आप अपने मीडियम को ऑप्ट कर सकते हैं। टोटल अगर मीडियम की बात करें, आपको दिख रहा होगा कौन कौन से मीडियम एग्जाम दे सकते हो। तो इंग्लिश हो गया, हिंदी, असमी, बंगाली, गुजराती, कन्नड़, मलयालम, मराठी, उड़िया, पंजाबी, तमिल, तेलुगु, उर्दू, आप किसी भी लैंग्वेज में अपना एग्जाम दे सकते हैं। लेकिन अब जब फॉर्म भरोगे एप्लीकेशन फॉर्म, उस टाइम पे आपको अपने लैंग्वेज को सिलेक्ट करना होता है। अगर आप नहीं करते हो तो वो लैंग्वेज आपको नहीं मिलेगी, ठीक है। इंग्लिश लैंग्वेज सबको हर बच्चे को इंग्लिश लैंग्वेज में पेपर मिल जाएंगे आपको, ठीक है। यहाँ पे जब आप पेपर दे रहे होंगे, आप सीबीटी मोड में आपका एग्जाम होता है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट आपकी एग्जाम होती है, ठीक है। आपके सामने सिस्टम होगा, आप एग्जाम दोगे। यहाँ पे आपको दिखेगा एक ऑप्शन आपका इंग्लिश का रहेगा और एक जो आप फॉर्म भरते टाइम लैंग्वेज आप सिलेक्ट किए होंगे वो आपका मीडियम रहने वाली है। तो आप प्रयास करिएगा, अगर आप उड़ीसा से है तो आप उड़िया लैंग्वेज सेलेक्ट करिएगा। अगर आप मान लो यूपी बिहार वाले हो भाई, आप लोग हिंदी जब सेलेक्ट करिएगा, ऑटोमेटिकली आपको इंग्लिश मिल जाते हैं। इंग्लिश लैंग्वेज आपको सिलेक्ट नहीं करने, अगर आपको सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश में पेपर देने हैं इंग्लिश मीडियम में, तब तो जाकर आप इंग्लिश सिलेक्ट करिएगा। अदर मीडियम आपको नहीं चाहिए होगा तो भाई इंग्लिश आप सिलेक्ट करो या ना करो, सबको मिल जाते हैं इंग्लिश मीडियम, ठीक है। तो ये आपका मीडियम आप एग्जामिनेशन रहने वाले हैं। उसके बाद अगर बात करें, अगला जो है एलिजिबिलिटी की बात करते हैं, तो यहाँ पे आप देखोगे एज लिमिट का कोई बात नहीं करा गया है। आप किसी भी एज के होंगे आप इस एग्जाम को दे सकते हो। लेकिन जब आप जाओगे अपने यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने,
उस टाइम पे जो यूनिवर्सिटी है आपसे एज क्राइटेरिया की बात करती है। तो यहाँ पे आप देख लीजिएगा आईआईटीज का एनआईटीज का अलग अलग होता है क्राइटेरिया, उसको आपको देखना पड़ेगा। तो यहाँ पे कोई एज लिमिट नहीं है एग्जाम को देने में, लेकिन एडमिशन के टाइम पे आपको थोड़ा प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है। और सिंपली आपका क्लास 12 आपका पास होना चाहिए। और अगर स्कोर की बात करें तो अगर आप अनरिजर्व कैटेगरी से हैं, आप जनरल कैटेगरी से हैं, तो आप प्रयास करेगा 60% के आसपास मार्क्स लाने का। अगर आप ओबीसी वाले हैं या फिर अगर आप ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट हैं तो आपको यहाँ पे लगभग आप 55% लाने का प्रयास करिएगा। उसके बाद अगर बात करते हैं एसी एसटी वाले स्टूडेंट, तो यहाँ पे आपको कम से कम आप प्रयास करना 50% स्कोर करने का क्लास 12 में, ठीक है। उसके बाद अगर बात करते हैं यहाँ पे नेक्स्ट बात करते हैं आपका एग्जाम कितने शिफ्ट में होता है। तो लास्ट ईयर जो हुआ है 2026 में आपका 3 शिफ्ट में हुआ है, ठीक है। एक आपका 17 अप्रैल का शिफ्ट 1 और शिफ्ट सेकेंड में हुआ है, 18 अप्रैल को शिफ्ट फर्स्ट में हुआ है। तो 3 शिफ्ट में आपके एग्जामिनेशन होते हैं। डिपेंड करता है नंबर आप कैंडिडेट के ऊपर, कितने कैंडिडेट यहाँ पे अपीयर हो रहे एग्जाम में, ठीक है। तो इसको आप ध्यान में रखिए। अगर लास्ट ईयर की बात करेंगे तो लगभग 42,000 के आसपास बच्चे एग्जाम में अपीयर हुए थे, जहां पे 2 शिफ्ट हुआ था। इस बार की बात करेंगे लगभग यहाँ पे एग्जाम में 58,000 बच्चे एग्जाम में अपीयर हुए थे, तो 3 शिफ्ट में आपका एग्जाम हुआ था, ठीक है। और एग्जाम जो था आपका सीबीटी मोड में होता है, इसको आप देख लीजिएगा। टाइमिंग की बात करें तो 160 मिनट का आपके पास टाइमिंग होता है, इसको आप ध्यान में रखिएगा। उसके बाद अगर बात करते हैं अगला जो हमारा हो जाएगा यहाँ पे टोटल कितने यहाँ पे यूनिवर्सिटी शामिल हैं, तो अगर बात करेंगे लास्ट ईयर जो अपडेट रहा है मात्र 223 यूनिवर्सिटी का, लेकिन अभी तक आपको पता होना चाहिए लगभग 300 प्लस यूनिवर्सिटी आपके शामिल हो चुके हैं। और सीट्स की बात करेंगे तो सीट्स आपका लगभग 25 से 26 हजार के आसपास आपके सीट्स हो चुके हैं। और इस बार जो एग्जाम में बच्चे अपीयर होंगे आप मानकर चलना कि लगभग 70 से 75 हजार बच्चे यहाँ पे एग्जाम में इस बार अपीयर होने जा रहे हैं। और सीट जो आपके पास है 26,000 के आसपास सीट है। अगर आईआईटी की बात करेंगे तो 5 आपका आईआईटी शामिल है। आपका आईआईटी आईएसएम धनबाद है, आईआईटी खड़गपुर है, आईआईटी भुवनेश्वर है, आईआईटी रोपड़ है, आईआईटी जोधपुर है। उसी के बाद एनआईटी की बात करेंगे तो आपका 6 एनआईटी शामिल है, जिसमें आपका एनआईटी अगरतला है, एनआईटी जालंधर है, एनआईटी कालीकट है, एनआईटी वारंगल है, एनआईटी पौडीचेरी है, एनआईटी त्रिची है। तो 6 आपके एनआईटी शामिल है। साथ ही साथ 4 आपके आरआई शामिल है, आरआई अजमेर, आरआई भोपाल, आरआई भुवनेश्वर और आरआई मैसूर। उसके अलावा आप देखोगे सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, तमिलनाडु, केरला, बहुत सारे यहाँ पे सेंट्रल यूनिवर्सिटी आपको देखने को मिलेंगे। उसके साथ साथ बहुत सारे यहाँ पे स्टेट यूनिवर्सिटी हैं और बहुत सारे यहाँ पे प्राइवेट कॉलेज है। तो ये आपके सारे इंस्टीट्यूट हो गए, सारे कॉलेज होंगे, डिपेंड करता है। अब इस बार जो है 2027 में भी हो सकता है कुछ नए यूनिवर्सिटी यहाँ पे इंक्रीज हो सकते हैं, यहाँ पे बढ़ सकते हैं, तो सीट भी आपका इंक्रीज हो सकता है, ठीक है। और आपका रीजन वाइज देता है कि हाँ कौन से रीजन में कितने यहाँ पे सीट खाली है, ठीक है। उसके बाद अगर बात करते हैं कौन कौन से सब्जेक्ट आपके होते हैं, तो अगर लैंग्वेज की बात करें तो यहाँ पे आपको लैंग्वेज दिख रहा होगा, इनमें से कोई भी आप 2 लैंग्वेज को आप ले सकते हो। आपको 2 लैंग्वेज का एग्जाम देना होता है। तो यहाँ पे जो बच्चे हिंदी माध्यम वाले होते हैं वो यहाँ पे सिलेक्ट करते हैं एक आपका हिंदी लैंग्वेज एंड लिटरेचर यानी 102 नंबर कोड, उसके साथ साथ हिंदी फॉर कम्युनिकेशन। सिलेबस लगभग सेम होती है, 50% सिलेबस सेम होता है, ठीक है। तो आप दोनों हिंदी ले सकते हो, आप चाहो दोनों इंग्लिश ले सकते हो, आप चाहो तो एक इंग्लिश ले लो एक हिंदी ले लो, आप चाहो तो एक इंग्लिश लो एक उड़िया ले लो, आप चाहो तो एक असमी ले लो आप एक इंग्लिश ले लो। मतलब कोई भी इनमें से 38 लैंग्वेज आपको दिख रहे होंगे। 38 लैंग्वेज में आप कोई भी यहाँ पे 2 लैंग्वेज आप ले सकते हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा कि अगर आपको लैंग्वेज से बीए बीएड करना होता है, आपको पता होना चाहिए बीएससी बीएड आपके डोमेन सब्जेक्ट से होते हैं, आपके पीसीएम से होते हैं, पीसीबी से होते हैं। लेकिन अगर बात करते हैं यहाँ पे बीए बीएड, तो बीए बीएड एक होता है आपके ह्यूमैनिटीज सब्जेक्ट से और एक आपका होता है लैंग्वेज सब्जेक्ट से। तो अगर मान लीजिए आपको यहाँ पे हिंदी में बीए बीएड करना है तो 102 नंबर आपको कोड लेना पड़ेंगे। अगर आपको इंग्लिश में बीए बीएड करना है तो 101 नंबर आपको कोड लेना पड़ेगा। अगर आपको उड़िया से बीए बीएड करना है तो आपको उड़िया लैंग्वेज कंपलसरी है। यानी जिस लैंग्वेज से अगर आपको बीए बीएड करने हैं वो लैंग्वेज आपके एनसीईटी के एग्जाम में होने चाहिए, ये आपके लिए कंपलसरी है भाई, ध्यान रखिए इस बात को, ठीक है। उसके बाद अगर आपको संस्कृत चाहिए, संस्कृत से बीए बीएड करना है तो भाई आपका लैंग्वेज में संस्कृत कंपलसरी है। अगर आपको उर्दू से बीए बीएड करना है तो उर्दू कंपलसरी है। यानी कोई भी आप 2 लैंग्वेज ले सकते हो, ठीक है। उसके बाद 26 डोमेन सब्जेक्ट है, तो आप प्रयास करिएगा अगर आप साइंस स्ट्रीम से हैं तो आप पीसीएम लो या फिर पीसीबी लो। मैं आपको सजेस्ट करूंगा या तो आप पीसीएम लो या फिर पीसीबी लो। अगर आप ह्यूमैनिटीज बैकग्राउंड से हैं तो आप यहाँ पे जियोग्राफी लो, हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी सब ले सकते हैं, ठीक है। उसके बाद अगर आप कॉमर्स बैकग्राउंड से हैं तो आप यहां पे अपना ले सकते हैं बिजनेस स्टडी हो गया, अकाउंटेंसी हो गया आपका, है ना, इकोनॉमिक्स हो गया, ये सारे सब्जेक्ट आप ले सकते हैं। यानी आप अपने स्ट्रीम का आप यहां पे डोमेन सब्जेक्ट ऑप्ट करिएगा, ठीक है, और उसी का आपको देना होगा एग्जामिनेशन। उसके बाद अगर बात करते हैं यहाँ पे 2 आपके मैंडेटरी सब्जेक्ट होते हैं जो सबको देना होता है, एक टीचिंग एप्टीट्यूड और एक आपका होता है जनरल टेस्ट। यहाँ पे सबके लिए कंपल्सरी, चाहे बीकॉम बीएड वाले हो, चाहे बीएससी बीएड वाले हो, चाहे बीए बीएड वाले हो, ठीक है। आगे बात करें यहाँ पे नेक्स्ट आप देख सकते हो कितने बच्चे एग्जाम में अपीयर हुए थे।
तो फॉर्म अप्लाई किए थे 73,608 बच्चे, एग्जाम में अपीयर हुए 58,995 बच्चे, जिसमें अगर फीमेल की बात करेंगे तो आपका 38,671, मेल की बात करेंगे तो 20,325, यानी यहाँ पे लड़कियों की संख्या ज्यादा होती है। ठीक है, टोटल बात करेंगे तो 58,995 बच्चे एग्जाम इस बार जो एग्जाम में अपीयर हुए हैं। ठीक है, उसके बाद अगर बात करते हैं आपका एडमिशन प्रोसेस कैसा होता है, तो भाई देखो, जैसे बात करें, पहली बात होता क्या है कि आप दोगे एग्जाम, ध्यान से हमारी बात को सुनना, ठीक है, 10 सेकंड के अंदर आपको बताने वाले हैं। आप करोगे रजिस्ट्रेशन, यानी आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म भरोगे, उसके बाद आप एग्जाम दोगे, एग्जाम के बाद आपके रिजल्ट आएंगे, आपका आंसर क्यों वगैरह आएंगे। ठीक है, उसके बाद होता क्या है, कुछ यूनिवर्सिटी जो होते हैं वो रिजल्ट से पहले ही अपना काउंसलिंग स्टार्ट कर देते हैं, तो इसका आपको हर पल की अपडेट हम लोग देते रहते हैं, सबसे पहले और सबसे सटीक तरीके से, तो आपको इसके लिए कहीं भी जाने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, तो रिजल्ट के बाद या फिर रिजल्ट से पहले आपका होता है रजिस्ट्रेशन स्टार्ट, और अलग अलग कॉलेज में आपको अलग अलग कराना होता है रजिस्ट्रेशन, और उस रजिस्ट्रेशन का यानी काउंसलिंग का फीस भी आपका लगता है, जो कि नॉन रिफंडेबल होता है। अगर आपके एडमिशन नहीं होते हैं तो आपका यहाँ पे फी रिफंड नहीं होता है। ठीक है, तो आप काउंसलिंग कराओगे, आप यहाँ पे करोगे रजिस्ट्रेशन अपने यूनिवर्सिटी में जो भी आपको टारगेट करना होगा, और ध्यान रखिएगा जब आप भरोगे एप्लीकेशन फॉर्म, तो एप्लीकेशन फॉर्म भरते टाइम आपको सिलेक्शन करना होता है अपने यूनिवर्सिटी का कि आप कौन से कॉलेज को टारगेट कर रहे हो। तो आप यहाँ पे 300 कॉलेज यहाँ पे हैं, तो आप चाहो तो 300 आप सिलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, तो मैं आपको पर्सनली यहाँ पे सजेस्ट करूंगा कि आप ज्यादा से ज्यादा कॉलेज के यहाँ पे सिलेक्शन करिएगा फॉर्म भरते टाइम कि हाँ मैं इस कॉलेज में इंटरेस्टेड हूं, क्योंकि यहाँ पे काउंसलिंग जो होती है दो टाइप से होती है, एक आपका होता है ओपन काउंसलिंग और एक होता है आपका क्लोज काउंसलिंग। ओपन काउंसलिंग क्या होता है भाई, और क्लोज काउंसलिंग क्या होता है, इसके बारे में आपको बता रहे हैं। ठीक है, क्लोज काउंसलिंग क्या होता है, अगर मान लीजिए कोई यूनिवर्सिटी बोलता है कि हम कराने वाले क्लोज काउंसलिंग, तो अगर आपने सिलेक्ट नहीं करा हुआ है यूनिवर्सिटी को, तो आप यहाँ पे काउंसलिंग नहीं कर पाओ, आप नहीं करा पाओगे, पार्टिसिपेट नहीं कर पाओगे। ठीक है, ओपन काउंसलिंग क्या होता है, चाहे आप यूनिवर्सिटी का सिलेक्शन किए हो या नहीं किए हो, हर बच्चा वहां पे काउंसलिंग करा सकता है। तो आप प्रयास करना फॉर्म भरते टाइम आप यहाँ पे क्लोज काउंसलिंग के लिए आप यहाँ पे अपने यूनिवर्सिटी का सिलेक्शन जरूर करिएगा। उसके बाद क्या होता है, काउंसलिंग कराओगे, अलग अलग यूनिवर्सिटी का कट ऑफ लिस्ट आती है, फर्स्ट लिस्ट आएगी, सेकंड लिस्ट, थर्ड लिस्ट आती है, स्पोर्ट राउंड होता है, और फाइनली आपका कट ऑफ लिस्ट आएगा और आपको सीट अलॉट की जाएगी। ऑनलाइन आपका वेरिफिकेशन होगा, आपको करना होगा फी पेमेंट करने के बाद आपको क्या होगा, आपका ऑफलाइन वेरिफिकेशन होगा। ऑफलाइन वेरिफिकेशन के बाद क्या होता है, आपका यहाँ पे फाइनल जो है एडमिशन हो जाता है, यह आपका एडमिशन प्रोसेस रहने वाली है। अब आगे बात करें ड्रॉप ईयर क्या समस्या है सर, कौन से ड्रॉपर यहाँ पे एलिजिबल है। तो अगर आईआईटीज की बात करते हैं, आप ध्यान सुनिएगा, अगर हम बात करते हैं आईआईटीज की, तो आईआईटी में आपका फर्स्ट ड्रॉपर अलाउड है, यानी अगर आपका 12th जो है 2025 में हुआ है, सॉरी 2026 में हुआ है या 2027 में हुआ है, ठीक है, तब जाकर आप एलिजिबल रहोगे। हम बात कर रहे हैं एनसीईटी 2027 की बात कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद अगर बात करें एक और आपका आईआईटी केजीपी है खड़गपुर का कहना क्या है कि अगर आपने अपना 12th 2025 में करा हुआ है और आपका रिजल्ट 18 जून के बाद आता है, तो हम यहाँ पे आपको एलिजिबल कर सकते हैं। ठीक है, आफ्टर 18 जून अगर आपके रिजल्ट आते हैं तो आप हमारे एलिजिबल हैं। अगर एनआईटी की बात करते हैं यहाँ पे, तो एनआईटी यहाँ पे सेकेंड ड्रॉपर वाले बच्चों को एलिजिबल करता है, यानी आपका 12th या तो 2025 में हुआ हो, 2026 में हुआ हो, 2027 में हुआ हो, आप यहाँ पे एलिजिबल रहने वाले हो। आरआईज की बात करेंगे तो आरआईज भी यहां पे क्या करती है, सेकेंड ड्रॉपर को अलाउड करती है। आरआई में भी आपका 2025 हो गया, 2026 हो गया, 2027 वाले स्टूडेंट यहाँ पे एलिजिबल रहने वाले हैं। उसके बाद जितने भी कॉलेज या यूनिवर्सिटी हैं, यहाँ पे मैक्सिमम ऐसे यूनिवर्सिटी हैं जो ड्रॉप, सेकेंड ड्रॉपर, थर्ड ड्रॉपर, फोर्थ ड्रॉपर वाले बच्चों को यहाँ पे एलिजिबल करती हैं। बस उनका एज क्राइटेरिया आपको फॉलो करना होता है, तब जाकर आप एलिजिबल होते हो। उसके बाद अगर बात करते हैं अगला जो एडमिशन प्रोसेस के बारे में बात कर लिए हैं, अब बात करते हैं यहाँ पे तैयारी कैसे करें। सबसे बड़ी बात, अगर तैयारी के बारे में आप जानना चाहते हो, देखो भाई, अगर आप सिंपली हमारी बात को मानोगे, आप हमारी बात को ध्यान सुनिएगा, ठीक है, अगर आपको लैंग्वेज की तैयारी करनी है, चाहे लैंग्वेज 1 की बात करें, चाहे लैंग्वेज 2 की बात करें, इसके लिए आप कोई भी बुक फॉलो कर लो, जहां पे ग्रामर वगैरह होती है, जहां पे थोड़ा लिटरेचर का पार्ट होता है, आप बुक को फॉलो कर लो, कोई भी आप बुक उठा लो। ठीक है, आप गवर्नमेंट बुक उठा लो, सरकारी बुक उठा लो, या फिर आप प्राइवेट बुक उठा लो, किसी का भी बुक उठा लो, बस ग्रामर आपको पढ़ने होता है, थोड़ा बहुत आपका जो पार्ट होता है वो लिटरेचर का होता है। ठीक है, उसके बाद अगर बात करते हैं डोमेन सब्जेक्ट के लिए, तो डोमेन सब्जेक्ट के लिए बस आपको क्या करना है, एनसीईआरटी क्लास 12th का आपको लाइन बाय लाइन आपको पढ़ डालने हैं। बस एनसीईआरटी से ही आपको डायरेक्ट क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं, चाहे पीसीएम हो, चाहे पीसीबी हो, चाहे आपका हिस्ट्री हो, पॉलिटी हो, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स। मात्र क्लास 12th का, 11th का आपको नहीं पढ़ना है, ध्यान रखिएगा आप लोग, यहां से क्वेश्चन नहीं आते हैं। उसके बाद एक होता है आपका सब्जेक्ट टीचिंग एप्टीट्यूड, यह आपके एप्टीट्यूड के बेस पे होता है, और यहां से क्वेश्चन जो होते हैं
बहुत अच्छा क्वेश्चन आता है और बहुत सरल क्वेश्चन आते हैं, बस जरूरत पड़े आपको प्रैक्टिस करने का, ठीक है। तो आप यहाँ पे टीचिंग एप्टीट्यूड कहीं से भी आप तैयारी कर सकते हो। वैसे मैं भी आपको यूट्यूब पे क्लास प्रोवाइड करता हूं, मैं मैराथन वगैरह भी लेता हूं। लास्ट ईयर मैंने 12 घंटे का आपके लिए मैराथन लिया था, तो आप इसे भी देख सकते हो। इसके अलावा अगर आप कोर्स में आप एनरोल्ड हैं तो आपको कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे होने वाली है। उसके बाद एक होता है जीटी यानी जनरल टेस्ट। इसके लिए आपको करना क्या होता है, आपको जनरल मैथ प्लस में रीजनिंग प्लस में जीके जीएस प्लस में आपका करंट अफेयर यानी प्लस में आपका जनरल साइंस हो गया, बहुत सारे सब्जेक्ट आपको पढ़ने होते हैं। और इसका सिलेबस जो है लिमिटेड नहीं होती है, और इसका सिलेबस लिमिटेड होती है। आपको बस 10 चैप्टर पढ़ना होता है, 10 टॉपिक आपके होते हैं और बहुत आसान आसान क्वेश्चन आते हैं। यहाँ पे बहुत सारे बच्चे यहाँ पे अगर बात करते हैं 23 में तो 18 प्लस क्वेश्चन बहुत सारे बच्चों ने करा हुआ है। तो अब नेक्स्ट बारी आपकी है। आप देखो सिंपली क्या करना है, बहुत बेसिक सा एग्जाम है। इसके लिए अगर आप सोचोगे कि मैं 12th की बात करूंगा तैयारी, 12th का एग्जाम दे लूंगा, उसके बाद टाइम मेरे पास रहेगा, बिल्कुल नहीं रहता है। लगभग 15 से 20 दिन का टाइम आपका बचता है। अप्रैल में आपका एग्जाम हो जाता है, लगभग मार्च में आपका यहाँ पे आपका 12th ही चल रहा होता है। तो अभी से आपको धीरे धीरे तैयारी करनी पड़ेगी, थोड़ा थोड़ा अभी से आप पढ़ना स्टार्ट कर दो। बाकी तो डोमेन की बात करेंगे ना, तो डोमेन के लिए आपका जो आपने 12th में पढ़ा हुआ है बस उसी को आपको एमसीक्यू फॉर्मेट में पढ़ना है, बस कुछ नहीं करना है आपको। क्योंकि आप 12th में थ्योरी पढ़ते हो और आपको पता होगा कि जो आपका एनसीईटी एग्जाम है एक आपका एमसीक्यू ओरिएंटेड आपका एग्जाम है। आपको एमसीक्यू का ज्यादा ज्यादा प्रैक्टिस करना होता है, तब जाकर आपका सिलेक्शन हो पाता है। तो आप डोमेन सब्जेक्ट के लिए आपको टेंशन नहीं लेनी है, टेंशन लेना है आपको लैंग्वेज के लिए, उसका भी उतना टेंशन नहीं होता है। जीटी और टीचिंग एप्टीट्यूड ये आपको शुरुआत से ही पढ़ना होगा। लैंग्वेज भी आप धीरे धीरे कवर करते रहेगा। लैंग्वेज आपका स्कोरिंग सब्जेक्ट होता है। यहां पे आप देख सकते हो, अगर बात करते हैं लैंग्वेज का, तो लैंग्वेज एक आपका स्कोरिंग सब्जेक्ट होता है, जहां बहुत सारे बच्चे फुल में फुल स्कोर करते हैं। लास्ट ईयर अगर 2026 की बात करें, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्होंने उड़िया में आप देखोगे यहाँ पे 80 आउट ऑफ 80 यहाँ पे स्कोर करा हुआ है। पंजाबी में पंजाबी लैंग्वेज की बात करें 80 आउट ऑफ 80 करा हुआ है। अगर हम बात करते हैं हिंदी कम्युनिकेशन की बात करते हैं, यानी सेकेंड लैंग्वेज एज ए हिंदी की बात करें, तो यहाँ पर बहुत सारे बच्चों ने 100% स्कोर करा हुआ है। तो भाई देखो, आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप क्या चाहते हो, किस तरह से चाहते हो, ठीक है। बाकी इसी तरह के वीडियो आपको डिटेल में मिलते रहेंगे, और इतना डिटेल में आपको कोई नहीं बता पाएगा, क्योंकि मैं पिछले 3 सालों से आपको एनसीईटी के लिए गाइड करता हूं, और हमने 3 साल इस एग्जाम को जिया हुआ है। आप देखो, किसी भी आईआईटी में जाओ, किसी भी आरआई में जाओ, किसी भी एनआईटी में जाओ, हर जगह आपको एनसीटी कॉन्सेप्ट के बच्चे आपको देखने को मिलेंगे। तो भाई आप सभी लोग अगर तैयारी करना चाहते हैं, आप सही तरीके से एक प्रॉपर गाइडेंस में एक वेल एजुकेटेड मेंटर के साथ अगर आप मेंटरशिप चाहते हैं, तो भाई आप सभी लोग जाइए प्ले स्टोर से डाउनलोड करिए हमारे एप्लीकेशन को। या फिर अगर आपको किसी भी प्रकार का प्रॉब्लम होगा, या फिर अगर आपको कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए, तो ऑफिस का नंबर आपके पास है 9651222407 7903185199। आप इस पे कॉल या मैसेज कर सकते हैं, किसी भी जानकारी के लिए आप इस पे कॉल कर सकते हैं। तो आई होप कि प्यारे बच्चों, आपको हर चीज यहाँ पे एनसीईटी से रिलेटेड आपको पता चल चुका होगा, और मुझे नहीं लगता है कि इसके अलावा कुछ और चीज आपको जाननी चाहिए। इतना मुझे लगता है आपके लिए सफिशिएंट है। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत सारा प्यार।